मुझे बताओ कोई भी जो सेल्सफोर्स के बारे में कुछ भी जानते हो, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्सफोर्स, एनीवन? Sir, Suraj. यस सूरज। Actually, sir, Salesforce is a customer relationship management tool. It's basic, whatever the customer information we can store. Suppose in the, for example, suppose a bank. In a bank, suppose one customer is coming to the bank, he visiting to the branch, and one of employee is visiting, meeting that customer. Suppose he is gathering some information from that customer. ओके So so he put his whatever the name or whatever the information about that customer into the system. That means we can say it is a customer management tool, sir. ओके Customer relationship management tool. Yes. ओके, एनीवन एल्स? Hello, sir. यस उत्कर्ष sir. Salesforce is a cloud-based software. As an it is a service provider. That means it maintains the online applications about customers, and that can be used in business models. Okay. Anyone else? If they were, hello, yes. Anyone else wants to? Salesforce, it is a vendor company like Microsoft, IBM. Okay. That's it. Okay. No problem. So Salesforce, first of all, Salesforce is a company. Okay. It's a company or organization, as well as it's a technology as well. Okay. Like, have you heard about Oracle? Yes, so sir. Oracle is a Yes, company sir. and Oracle It's a is database, technology actually. as well, database technology, right? Similar like that, Salesforce is Yes, a sir. company as well as it's a technology. And what kind of technology it is? It is a cloud-based technology. It is a cloud-based technology which provide the development and the solution for CRM applications, which provide the solutions for CRM applications, which is used to develop the CRM application. इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, सेल्सफोर्स एक कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड यूएसए, और ये किस पे काम करती है? क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जो किस लिए यूज होती है? सीआरएम एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। क्लियर? अब जब भी हम सेल्सफोर्स पे काम करने जाते हैं, सेल्सफोर्स के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्लाउड बेस्ड क्या होता है, या क्लाउड कंप्यूटिंग हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, राइट? और सीआरएम क्या होता है? क्यों? क्योंकि जो चीज आप बनाने जा रहे हो उस चीज के बारे में अगर पता नहीं होगा तो आप बनाओगे क्या? ओके, तो जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, और किस बेसिस पे बनाने जा रहे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं क्लाउड बेस्ड की। तो क्लाउड बेस्ड में क्लाउड क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज क्लाउड? It's a virtual platform where we can exchange information. राइट, इट्स ए वर्चुअल स्पेस। अगर हम ट्रेडिशनल आईटी की बात करें, ट्रेडिशनल आईटी मतलब जो पहले होते थे, उसमें क्या होता था कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है या एप्लीकेशन लॉन्च करनी है तो पहले आपको सिस्टम चाहिए, बहुत सारी बड़े बड़े मशीन्स चाहिए, रैक्स चाहिए, हाई प्रोसेसिंग सर्वर चाहिए, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है फिजिकली, आपको वो चीजें होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपकी एप्लीकेशन डेवलप होती थी, लॉन्च होती थी। लेकिन अगर इतनी चीजें इंप्लीमेंट करने की बजाय हम इतना एक्सपेंस कर रहे हैं, राइट, तो ये बहुत सारा क्या है, एक्सपेंसिव चीज होगी, कॉस्टली हो गया। तो इस चीज को अगर मैं खुद पर्सनली इंप्लीमेंट ना करना चाहूँ तो ये क्या है कि कंपनी प्रोवाइड कराती है, दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी एक स्पेस प्रोवाइड करवाएगी जहां पे आपके क्या क्या रहेंगे, सर्वर्स भी रहेंगे, आपका डेटाबेस भी रहेगा, आपकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी रहेगी वहीं पे, ओके, और आपके सारी जितने भी उस पर रन होने वाली सर्विसेज है वो भी रहेगी। तो ये जो भी सारा स्पेस है, जो एनवायरनमेंट है, राइट, जहाँ पे हर चीज है, डेटाबेस, स्टोरेज, सर्वर, हाई प्रोसेसिंग सिस्टम, सब कुछ, बस आपको क्या चाहिए, केवल अपना खुद का पर्सनल सिस्टम चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो,
ठीक है। और इसको आप इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करोगे। किसके थ्रू एक्सेस करते हैं हम अपने एप्लीकेशन पे? इंटरनेट के थ्रू। और कैसे एक्सेस करते हैं? अपने सिस्टम में बस क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से क्लाउड। क्लाउड क्या है? इट्स ए स्पेस, इट्स एन एनवायरनमेंट वेयर सर्वर, फिजिकल मशीन्स, एवरीथिंग, स्टोरेज, application, everything are placed on other side, and on the client side we are having only our system with the browser and internet connection, और उस इंटरनेट के थ्रू आप इस पूरे स्पेस को एक्सेस करते हो, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? क्लाउड कहलाएगा, वो एरिया। और इस क्लाउड को एक्सेस करने का तरीका, द वे वी एक्सेस द क्लाउड वाया इंटरनेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगी। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ठीक है। तो जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले, क्लाउड एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि क्लाउड एप्लीकेशन क्या है। सब जीमेल यूज करते हो, राइट? जीमेल यूज करते हो। क्या जीमेल एप्लीकेशन है, बनी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन जीमेल को इंस्टॉल करना जरूरी है क्या? नहीं है ना। और आप उस जीमेल को अपने लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अभी आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो। आपका मोबाइल या लैपटॉप खराब हो गया तो आप फ्रेंड के मोबाइल या लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। आप अभी ऐसे मान लो पुणे में हो या कोई नासिक में, कोई किसी और जगह, वो वहां से एक्सेस कर रहा है। कहीं कल को आप किसी दूसरी जगह पे चले जाओ, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब ये आपके साथ मूव हो रहा है, डेटा प्लस सर्विसेज, एवरीथिंग, राइट? क्लाउड क्या होता है? इसलिए तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला गया। ये क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे आसमान में बादल होता है, क्लाउड होता है, राइट? वो एक जगह ठहरता है क्या? क्लाउड को भी एक जगह ठहरे हुए देखे आपने? नहीं। नहीं। नहीं सर। राइट, वो होते रहते हैं, राइट? सिमिलर लाइक दैट कि आपके जितने भी एप्लीकेशन डेटा आपके साथ मूव हो रहा है, जहां से आप एक्सेस करना चाहते हो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए उसको क्लाउड नाम दिया गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो पहले के सीआरएम एप्लीकेशन पहले भी थी, ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स ने ही बनाया है सीआरएम एप्लीकेशन, ठीक है। सीआरएम एप्लीकेशन पहले भी थी, राइट? आईबीएम बनाते थे, माइक्रोसॉफ्ट भी बनाता है, राइट? लेकिन वो जो सीआरएम एप्लीकेशन बनाते थे वो क्या होता था? सिस्टम इंस्टॉल्ड बेस्ड होता था कि आपको उस जिस सिस्टम में यूज कर रहे हो उस सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप उस सिस्टम से बाउंड हो गए कि उसी जिस सिस्टम में इंस्टॉल है उसी में जाके आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन 1999 में जब सेल्सफोर्स आया तो वो क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ आया कि जो सीआरएम एप्लीकेशन है उन्होंने क्या कर दी? ओवर द इंटरनेट कर दी कि आप कहीं से भी एक्सेस करो, आपको सीआरएम के एप्लीकेशन के लिए सिस्टम डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब सब चीज क्लियर? किसी को कोई डाउट इस चीज में? नो? नो सर। तो ये था हमारा ओवरव्यू। फिर अब हम बात करते हैं कि सीआरएम क्या होता है। कि हाँ, हमें पता चल गया कि सेल्सफोर्स ये काम करता है, क्लाउड बेस्ड होता है, ऐसे सर्वर होते हैं, वो थर्ड पार्टी के पास होते हैं, मतलब दूसरी कंपनी के पास होते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज। लेकिन उससे जो चीज हम बनाने जाएंगे या बना रहे हैं, जो सीआरएम होता है, वो क्या होता है? तो कोई बता सकता है व्हाट इज सीआरएम? शुरू में शायद सूरज ने बताया था सर सीआरएम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यस, द फुल फॉर्म इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, ये क्या काम करता है? It's software that store customer information. ओके, गुड। हाँ, तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम पड़ा कैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस it is an application or software or a tool which is used to maintain the relationship between customer and the business organization, between customer and business organization.
but how it maintain the relationship between business and customer, ये क्वेश्चन है कि कैसे मेंटेन करता है ये सॉफ्टवेयर, कैसे एक कस्टमर की रिलेशनशिप बिजनेस के साथ मेंटेन करके रखता है, ऐसा क्या काम करता है कि हाँ कि इसलिए इसका नाम ये पड़ा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जब हम सीआरएम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सीआरएम इज यूज्ड टू स्टोर, पहले इसका मेन पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काम आता है। लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग अबाउट कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ने क्या खरीदा, हर एक चीज इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, उसे एक एप्लीकेशन में स्टोर होती है जिसे हम सीआरएम एप्लीकेशन बोलते हैं। कब खरीदा, क्या खरीदा, कितना खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, कोई भी चीज या सर्विस ले रहा तो क्या, कौन सी सर्विस ली, कब एंड होने वाला, हर एक चीज कहाँ पे स्टोर होती है, सीआरएम एप्लीकेशन में स्टोर होती है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ सीआरएम एप्लीकेशन को और अच्छे से समझने के लिए। आप सब मोबाइल यूज करते हो, राइट? Yeah. तो हर कोई मोबाइल में ऑब्वियसली किसी ना किसी नेटवर्क की सिम यूज करते होंगे, जैसे आप लेट सपोज एयरटेल की सिम यूज करते हो, तो अभी आपका फॉर एग्जांपल नेट स्लो चल रहा हो तो आप किसको कॉल करोगे? कस्टमर केयर को। राइट, एयरटेल के कस्टमर केयर मींस कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल करोगे। जैसे कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने कॉल रिसीव किया, वो आपसे आपका नंबर और नाम पूछते हैं, राइट? पूछते हैं। Yes. तो जैसे आपसे आपका नेम और नंबर पूछा और फिर जैसे पूछते हैं फिर वो आपको ही आपकी इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई करवाने लग जाता है कि सर मैम आप ये बोल रहे हैं, इस नाम से बोल रहे हैं, आप इस एरिया से बोल रहे हैं, आपके ये प्लान्स अभी एक्टिवेट है, ये चीजें उस कस्टमर एग्जीक्यूटिव को, उस एम्प्लॉय को कैसे पता चल रहा है? वो ज्योतिष या अंतर्यामी तो है नहीं कि आपने कॉल किया और आपके बारे में सब पता चल गया उसको कि हाँ हम तो बाबा जी है, हमारे पास हनुमान जी महाराज की वो सपने में आते हैं और बता के जाते हैं रात को कि आज इसका कॉल है, ऐसा तो होता नहीं है, राइट? No, तो sir. कैसे पता चल रहा है? तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो जो सिस्टम यूज कर रहा है उस सिस्टम में सीआरएम एप्लीकेशन है, वहां से वो एक्सेस कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ पे पहले से स्टोर है जब आपने सिम खरीदी। ओके, तो जैसे आपको आपकी इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि आप थोड़े से ऐसे संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ कि ये जानता है कि मैं इसका कस्टमर हूँ, कि मैं इसकी कंपनी का कस्टमर हूँ। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कॉल करो कस्टमर एग्जीक्यूटिव को और फोन उठाते आपको वो बोले कि कौन बोल रहे हैं सर, हम आपको नहीं जानते, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? कि कैसी कंपनी है कि आप कोई नहीं जानते कि आप उनके कस्टमर हो या नहीं हो, राइट? तो इसलिए वो एक इंफॉर्मेशन की वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, राइट? फिर आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है कि हाँ क्या इश्यू है, आपने बताया डेटा स्लो चल रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो कई बार ऑन कॉल ही आपको सॉल्यूशन बता देता है कि सेटिंग में जाइए, ये कीजिए, वीपीएन ऑन कीजिए, रीसेट कीजिए, जो भी करना है। कई बार आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाती है, अदरवाइज टेक्नीशियन, नेटवर्क टेक्नीशियन को असाइन कर देते हैं, राइट? तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो क्या हुआ? आप खुश, आप खुश, तो कंपनी को बेनिफिट हुआ कि कस्टमर सक्सेस मिल रही है उनको। आप खुश होते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को और किसी को भी बताते हो कि नहीं यार इस कंपनी की सिम लेना, इस कंपनी की सर्विसेज अच्छी है, टाइम टू टाइम हर चीज होती है, राइट? तो उनके तो और भी कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो इससे उनको बिजनेस को भी प्रॉफिट हो रहा है और कस्टमर के साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ उनकी रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रही है। तो अब जब वो सॉल्यूशंस बता रहा था आपको कि आप यहाँ ऐसे सेटिंग में जाइए, अब हर कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या हर कस्टमर के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता रहता है क्या? नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि उनको हर सॉल्यूशन के बारे में याद नहीं रहता। तो वो जो सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो आप पूछते हो कि ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, कौन सा वर्जन है, कौन सा प्रोडक्ट है, हर चीज कहाँ स्टोर होती है? सीआरएम एप्लीकेशन में स्टोर होती है। तो वो दोनों तरफ का डेटा होता है वहां पे, कस्टमर का डेटा भी और बिजनेस का डेटा भी, कि बिजनेस के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन, किसको क्या टास्क असाइन हो रहा है, हर एक चीज। तो मतलब एक तरीके से पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इससे मेंटेन हो रहा है। अब क्लियर हुआ सीआरएम क्या होता है? कोई छोटी चीज नहीं है, ये अच्छी खासी एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो,
तो ये था हमारा ओवरव्यू। सेल्स फोर्स में जब हम करियर बनाने जा रहे हैं, राइट, तो सेल्स फोर्स में कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है जिन पे हम करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स फोर्स एडमिन। तो सेल्स फोर्स एडमिन कौन होता है? एडमिन कौन होता है, कोई बता सकते हैं? सिस्टम एडमिन का नाम सुना होगा, नाम सुना है सिस्टम एडमिन का किसी ने भी? नाम सुना है सर। सिस्टम क्या एडमिन होता है मतलब उसको सिस्टम? बोल सकते हैं सर कि जो भी मतलब पूरा समझो एक आधा कोई प्रोजेक्ट दिया है उसको पूरा मतलब किसको क्या एक्सेस देना है, इन शॉर्ट अगर ऐसा बोलेंगे तो वो एडमिन के हाथ में होता है ऐसा कुछ। ओके, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सिस्टम अलॉट होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी सिस्टम अलॉट होता है, उस सिस्टम में अगर कुछ भी खराबी आ जाती है या फिर कुछ एक्सेस लेना होता है, पासवर्ड पूछना होता है एप्लीकेशन, तो आप किसके पास जाते हो? सिस्टम एडमिन के पास जाते हो। ऐसे सेल्स फोर्स की एप्लीकेशन के लिए एक्सेस लेना हो, कोई नई चीज बनवानी हो, ऐड करानी हो, किसके पास जाते हैं? सेल्स फोर्स एडमिन के पास जाया जाता है। तो सेल्स फोर्स एडमिन के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि उनको कोडिंग आनी चाहिए या फिर पहले से कोई जावा लैंग्वेज या सी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, नहीं, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। बिना प्रोग्रामिंग कुछ टूल्स होते हैं, कुछ प्री बिल्ड फंक्शनलिटीज होते हैं जिनके थ्रू सीआरएम एप्लीकेशन बना सकते हैं, एज वेल एज उस पर डेटा सिक्योरिटी कैसे लगाए कि किसको लॉगिन एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, हर एक चीज बिना कोड के पॉइंट एंड क्लिक मेथड से, पॉइंट एंड क्लिक मेथड से बिना कोड के आप एप्लीकेशन बना सकते हो और उसको यूज करना सीख सकते हो। वो काम होता है एडमिन का। क्लियर? इसके लिए सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो होता है सेल्स फोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पहले होता था सेल्स फोर्स 201, एडमिन 201 होता था, ओके। पर ये 201, 401, 301 ये नंबर्स याद रखना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने रीनेम कर दिया सर्टिफिकेट का, अब नाम है सेल्स फोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। एक और होता है कि आपने 2-3 साल काम कर लिया और अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, फिर आप एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। फिर आता है सेल्सफोर्स डेवलपर। डेवलपर क्या होता है? एनीवन? हु डेवलप द प्रोग्राम मतलब हु जो कोडिंग वगैरह डेवलप्स करते और हैं। क्या? जो कोड लिखना जानता हूँ, राइट्स द कोड, हु कैन राइट द कोड, ठीक है, जो कोड लिख सकता हूँ। तो डेवलपर कौन बन सकता है? तो एक डेवलपर को मैंडेटरी रूप से एडमिन का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जैसे मैंने बोला एडमिन पार्ट में आप बिना कोड के एप्लीकेशन बनाना सीखते हो, तो सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि जब तक बिना कोड के एप्लीकेशन में काम हो सकता है वो काम बिना कोड के करो, जब तक हो सकता है। तो एक डेवलपर को पहले एडमिन का नॉलेज होना कंपलसरी होता है, बिना एडमिन के वो डेवलपमेंट नहीं सीख सकता। फिर डेवलपर के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती है उसमें अपेक्स प्रोग्रामिंग आती है, एलडब्ल्यूसी आता है, वीएफ पेजेज आते हैं, डेटाबेस के लिए एसओक्यूएल आती है, एसओएसएल आती है, ये कुछ क्वेरी लैंग्वेज होती है, फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है एलडब्ल्यूसी, वीएफ पेजेज, और बैक एंड लैंग्वेज होती है अपेक्स। तो वो आनी होती है, वो सीखनी होती है, ठीक है। इसके लिए सर्टिफिकेशन होते हैं सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 2, ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं। और भी अलग अलग होते हैं जिनको फ्रंट एंड में और अच्छा करना होता है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ऐसे अलग अलग डेवलपर होते हैं, कॉमर्स डेवलपर, अलग अलग क्लाउड के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, ठीक है। सेल्सफोर्स कंसल्टेंट क्या होता है? कि कभी कंसल्टेंट का नाम सुना है किसी ने? कंसल्टेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? What is a consultant? No idea? नो आइडिया सर। कोई बात। कंसल्टेंट वो होता है जो क्लाइंट के साथ डील करता है, कि जैसे अगर आपको प्रोजेक्ट लाना है तो प्रोजेक्ट के जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उनको समझता है, ठीक है, वो क्लाइंट को कन्विंस करता है कि हम उनका प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनके एप्लीकेशन बना सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी में बना सकते हैं, उसको
तो कंसल्टेंट कौन होता है? जो पहले से डेवलपर हो, ठीक है, जिसको टेक्निकल नॉलेज भी हो, एडमिन नॉलेज भी हो, एज वेल एज गुड कम्युनिकेशन स्किल विद एटलीस्ट 3 to 4 year एक्सपीरियंस, वो होता है कंसल्टेंट। लेकिन इसमें कंसल्टेंट बनते हैं जैसे सेल्स कंसल्टेंट हो गया, ठीक है, सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट हो गया, मार्केटिंग क्लाउड कंसल्टेंट हो गया, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं सेल्सफोर्स के, उसके हिसाब से कंसल्टेंट के सर्टिफिकेट होते हैं, सेल्स क्लाउड कंसल्टेंट, सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट, मार्केटिंग क्लाउड कंसल्टेंट, ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। फिर आता है सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट। सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट कौन होता है? कि जिसके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन हो सेल्सफोर्स के अंदर, मतलब वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको बारे में सेल्सफोर्स के बारे में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। वो सेल्सफोर्स पे एटलीस्ट 10 से 15 साल काम कर चुका हो, ठीक है, उसको हर एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन पता होता है। जो डेवलपर अगर अटकता है, कंसल्टेंट भी अगर अटकता है कहीं पे, एडमिन भी अगर कहीं पे अटकता है, तो वो सबसे उसके किसके पास सॉल्यूशन मिलेगा? आर्किटेक्ट के पास। तो आर्किटेक्ट कौन बन सकता है? जिस एटलीस्ट आपको सेल्सफोर्स पे काम करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हो। इसके अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। फिर एक मेन सर्टिफिकेट होता है सेल्सफोर्स सर्टिफाइड टेक्निकल आर्किटेक्ट। उसके लिए पहले आपको 5-7 आर्किटेक्ट लेवल के सर्टिफिकेट करने होते हैं, जैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डिजाइन आर्किटेक्ट, अलग अलग। और फिर एक होता है CTA, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड टेक्निकल आर्किटेक्ट, जिसकी एग्जाम में पर्सनल इंटरव्यू भी होता है 3-4 घंटे का, जिसमें सेल्सफोर्स की तरफ से ऑलरेडी जो सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट बने हुए हैं वो आते हैं। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड 2019 से पहले तक केवल 500 या 300 सेल्सफोर्स सर्टिफाइड आर्किटेक्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तो ज्यादा हो गए होंगे। इंडिया में उस टाइम तक केवल 10 या 12 थे, लेकिन अभी तो ज्यादा हो गए, अभी तो लगभग 50 के लगभग हो गए। तो ये इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और क्या है, एक्सपर्ट होता है वो हर चीज में। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते, धीरे धीरे काम करते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, ठीक है। फिर आते हैं दो और प्रोफाइल होती है, एक होता है सेल्सफोर्स QA। आज कोई है जो टेस्टिंग पे काम कर रहा है? ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया था कौन काम कर रहे थे टेस्टिंग पे। हेलो, आप में से किसी ने इंट्रोडक्शन में बताया था टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं? हेलो, कोई नहीं है? किसी ने तो भी बता किसी ने हाँ, तो भी किसी ने बोला था सर, बोला तो लेडीज। था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम करते हैं। कौन है जो वर्क करते हैं सेल्सफोर्स टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे? उत्कर्षा? No, sir. नहीं, उनके पहले कौन था सर? वो थे शायद सुवर्णा? No, sir. तो आपके मतलब किसी के फ्रेंड करते हैं, या मतलब किसने बोला तो था? नहीं, अभी किसी ने बोला था। अभी कोई बोल ही नहीं था किसने बोला। चलो कोई बात नहीं। तो टेस्टिंग का नाम सुना ही होगा। तो QA होता है क्वालिटी एनालिस्ट, राइट? और आप बोल सकते हो क्वालिटी एश्योरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो टेस्टर होते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, जब प्रोजेक्ट आप मतलब जब डेवलपर कोड कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं एप्लीकेशन, तो उसकी यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होती है कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं प्रोजेक्ट। तो उसके लिए टेस्टिंग नॉलेज होना चाहिए। तो एज अगर आप सेल्सफोर्स में जाना चाहते हो, अगर आप डेवलपमेंट या तो एडमिन में जा सकते हो, अगर आपका एज ए डेवलपर इंटरेस्ट नहीं है कि आप कोडिंग नहीं आती या कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप QA बन सकते हो। QA में बस छोटा सा मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। और आपको एडमिन नॉलेज होना चाहिए, सेल्सफोर्स एडमिन, पॉइंट एंड क्लिक मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए, और कोई भी QA बन सकता है। इसके लिए अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जो सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडमिन के सर्टिफिकेशन है वही करके आप QA भी बन सकते हो। फिर होता है सेल्सफोर्स BA, बिजनेस एनालिस्ट। ये कंसल्टेंट जैसा ही होता है, क्लाइंट मीटिंग्स में बैठता है, लेकिन इसको
सेल्सफोर्स बीए के लिए भी कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, एडमिन का नॉलेज इज इनफ। बीए के लिए बिजनेस लॉजिक जरूरी है कि उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए फुलफिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट टीम के साथ काम करता है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। वो क्लाइंट की मीटिंग्स में बैठता है कि हाँ क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट आई है, तो वो प्रोजेक्ट टीम को समझाता है फिर ये चीजें, तो वो होता है बीए। इसके लिए भी अब भी रिसेंटली इसी साल एक सर्टिफिकेशन निकला है, पहले तो नहीं था, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट। ओके, रिसेंटली ही पिछले सीजन से ही स्टार्ट हुआ है वो सर्टिफिकेशन, तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज एडमिन भी ओके। तो ये अलग अलग प्रोफाइल है, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको आगे जाके किस में जाना है, कैसे करियर पाथ चुनना है आपको आगे जाके। ठीक है, तो ये हमारे सेल्सफोर्स की डिफरेंट प्रोफाइल्स और उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन होते हैं। बाकी मैं फ्यूचर में और बताऊंगा कि सर्टिफिकेट करने के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करनी होती है आपको, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप कर सकते हो एज ए फ्रेशर या फिर एज एन एक्सपीरियंस होने के बाद में भी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा।